फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम अध्याय 20 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम चलेंगे अध्याय 21 पर। ये क्लास 6 का इतिहास का लास्ट लेसन, हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो देखो, सांस्कृतिक मतलब किससे बनाई है? संस्कृति से। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ संस्कृति क्या होती है। और संस्कृति सभी देशों की अलग अलग होती है। तो ये किसी एक व्यक्ति या राजा के कार्यों का परिणाम मात्र नहीं होती, बल्कि इसमें लोगों के बहुत सारे कार्य, उनका चिंतन मनन, ये सब शामिल होता है। तो संस्कृति के अंदर क्या क्या आते हैं? कोई मनुष्य, उसके द्वारा किसी कला का सृजन किया गया, कोई शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य, व्यक्तिगत जीवन के नियम, आस्था, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और यही हमारी संस्कृति भी कहलाती है। तो देश और काल में संस्कृति के स्वरूप में धीरे धीरे क्या आ रहे हैं? बदलाव आ रहे हैं। प्राचीन काल में हमारी संस्कृति थोड़ी अलग थी, वर्तमान में आधुनिक में अलग है। तो हमारी संस्कृति का भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ये हमारी संस्कृति। समझ आया सबको? संस्कृति क्या होती है? मतलब हमारे रहने का तरीका, हमारा रहन सहन, जो भी हमारे मतलब जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, और उसी को बोलेंगे हम संस्कृति। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है सभी देशों की अलग अलग होती है। आप अलग दक्षिण में जाओगे आपको अलग रहन सहन मिलेगा, उत्तर भारत में जाओगे अलग मिलेगा, पूर्व की तरफ जाओगे अलग मिलेगा, पश्चिम में जाओगे अलग अलग मिलेगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्तूप। सॉरी, मात्रा गलत लगा दी। स्तूप, ठीक है, स्तूप। अब स्तूप क्या होते हैं? स्तूप जो है ना, बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे। बहुत ही प्राचीन समय में बनाए जाते थे। अब कैसे होते थे स्तूप? अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीलों को स्तूप कहा जाता है। अब अस्थियां हैं, मतलब मनुष्य का दाह संस्कार हो गया, जो उसके जो अस्थियां हैं, अस्थियों के ऊपर क्या है? मिट्टी और ईंटों से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार, इसे अर्ध गोलाकार टीलों को स्तूप कहा जाता है। तो क्या परिभाषा बनेगी? स्तूप किसे कहा जाता है? अस्थियां हैं, हमारी अस्थियां गाड़ दी, इनके ऊपर मिट्टी और ईंटों से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार, इस तरह से, ठीक है ना, इनको स्तूप बोला जाता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने अवशेषों को स्तूप में रखने को कहा था। अब गौतम बुद्ध जो है, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी जाति के थे? शाक्य जाति के। शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या बोला था कि मेरे अवशेषों को कहाँ रखना? स्तूप में रखने को कहा था। ठीक है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपने अवशेषों को स्तूप में रखने को कहा था। ठीक। फिर बुद्ध के स्तूपों को बुद्ध के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर रखा गया। अब गौतम बुद्ध ने क्या बोला था? उनके अवशेषों को कहाँ रखना था? स्तूप में रखना था। तो अब उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, मतलब उनकी जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांट दिया, और ऐसे 8 अलग अलग जगह पे स्तूप बनाए गए। ठीक है ना, ऐसे 8 स्तूप बनाए गए गौतम बुद्ध के लिए। स्तूप पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। इसके ऊपर छत्र लगाया जाता है। अब स्तूप क्या होता है? ये पूजा स्थल, मतलब पूजनीय स्थान, एक तरह मंदिर की तरह होता है। ये पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। इसके ऊपर छत्र लगाया जाता है। ये स्तूप है, इसके ऊपर ऐसे छत्र भी, तो छत्र जानते हो आप, मंदिरों में बड़े बड़े छत्र लगे रहते हैं, तो इसे छत्र लगाया जाता है। चारों तरफ वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाता है। और चारों तरफ क्या बनाई जाती है? वेदिका। जैसे ये स्तूप है, हो गया स्तूप, इसके ऊपर छत्र, अब इसके ऊपर ये वेदिका बना देंगे ऐसे, ये पूरा गोल परिक्रमा, तो इसके ये, और बीच में स्तूप आ जाएगा, तो ये ऐसे करके इसके आगे परिक्रमा यूँ लगाई जा सकती है। ठीक है। तो स्तूप पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। इसके ऊपर छत्र लगाया जाता था और वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले आप। कर लीजिए नोट। ठीक है, कर लिया होगा। चलें आगे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर, वर्तमान में कहाँ?
आंध्र प्रदेश, कहाँ है? दक्षिण में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण संगमरमर द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। ये क्या है? संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। सब श्वेत पाषाण संगमरमर, ठीक है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश जैसे ये भारत का नक्शा, इधर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण द्वारा निर्मित एक संगमरमर का स्तूप है, ठीक है। समझ आया कि कौन से शहर में? अमरावती शहर में। किस नाम से? अमरावती नाम से। अमरावती शहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है तथा भारू स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। ये भी बहुत प्राचीन है और ये जो है ना स्तूप, सांची का स्तूप, ये वर्तमान में भी मतलब आज भी स्थित है। और ये एक है भारूत स्तूप। ये जो भारूत स्तूप है इसके अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखे गए हैं। मतलब ये नष्ट हो गया होगा तो खत्म हो गया होगा तो इसके जो अवशेष बचे थे वो कहाँ रखे गए हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। देखो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है वो वर्तमान में भी स्थित है, जबकि जो भारूत स्तूप है इसके अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखे गए हैं, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कीजिए। कर लिया? चलो आगे चलते हैं। अब एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। अब चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है? ये पहले रीट में आया भी है, दोनों में आया, चैत्य आया या फिर विहार आया है। तो चैत्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? चैत्य बोला जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य। चैत्य किसे बोला जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को। एक तरीके से मंदिर ही हो गया ये, ठीक है। याद रखना, जो पूजा स्थल है, पवित्र स्थान है, उन्हें क्या बोला जाता है चैत्य, ठीक है। आगे विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है। विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान है, रहने के स्थान है, इन्हें बोला जाता है विहार। और ये कितने होते हैं? ये 2 या 3 मंजिल के होते हैं, ठीक है। ये 2 या 3 मंजिल के होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? विहार में क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, ठीक है। याद रहेगा। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, 2 या 3 मंजिला होता है ये। और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी में चैत्य और विहार मिलते हैं, ठीक है। अब विहार और चैत्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, ये सारे दक्षिण में ही हैं। तो कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा और कन्हेरी, बोलो जगह के नाम, सब बोलो। कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, यहाँ पे क्या मिलते हैं? चैत्य और विहार मिलते हैं। चैत्य और विहार कहाँ मिलते हैं? बोलो। कार्ले, भाजा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, यहाँ पे चैत्य और विहार मिलते हैं। जो ये चैत्य और विहार जो मिलते हैं, इनकी दीवारों पर क्या बनी होती है? चित्र व मूर्तियाँ होती है, ठीक है। चित्र व मूर्तियाँ होती है। अब वो चित्र और मूर्तियाँ किससे संबंधित होती है? बुद्ध के जीवन से संबंधित। बुद्ध के जीवन से संबंधित उसके ऊपर चित्र व मूर्तियाँ बनी होती है। जो चैत्य और विहार है, इनके वहाँ जो दीवार होती है उन पर चित्र व मूर्तियाँ होती है और वो बुद्ध के जीवन से संबंधित होती है। अब आगे आएगा जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या होती है?
जातक कथाएं। जातक बुद्ध के जीवन की घटनाएं व बुद्ध के जीवन के पूर्व की कथाएं। तो मतलब बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं घटी या बुद्ध के जीवन के पूर्व की जो भी कथाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जातक कथाएं बोला जाता है। तो जातक कथाएं कैसे बोला जाएगा? बुद्ध के जीवन की घटनाएं और बुद्ध के जीवन के पूर्व की कथाएं क्या बोला जाएगा? वो जातक कथाएं बोला जाएगा। अब जो ये स्तूप जो बनाए जाते थे, इस स्तूप के निर्माण में कौन कौन दान करता था? राजा, व्यापारी और अन्य मतलब जो लोग थे, राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी, ये लोग क्या करते थे? दान करते थे, एक श्रेष्ठी भी। तो स्तूप निर्माण में राजा, व्यापारी, श्रेष्ठ जन जो होते थे ना, श्रेष्ठ व्यापारी होते थे वो और अन्य लोग दान करते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। चलो, कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अब ये जो अजंता की गुफाएं, कहाँ पर है ये अजंता की गुफाएं? देखो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये अजंता की गुफा बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पर है पहले? अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कौन सी नदी? बाघोरा नदी की। बाघोरा नदी है उसकी जो घाटी में जो पहाड़ है उसको काट कर कौन सी सदी ईसा पूर्व में? दूसरी सदी ईसा पूर्व में। दूसरी सदी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाएं बनाई गई है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ को काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाएं बनाई गई है। ठीक है, याद रहेगा। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल में शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अजंता की गुफाएं हो गई। सॉरी, थोड़ा सा इसमें रह गया आपको मैं, ठीक है, नहीं चल रहा है, सही है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल में शुरू हुआ। ये लाइन थोड़ा अभी बाद में आएगी, है थोड़ा सा, फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो कि भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब शुरू हुआ था? मौर्य काल से शुरू हुआ था। ठीक है ना। अब जो ये है ना, दूसरी ईसा सदी पूर्व में गुफाएं बनी थी, कौन सी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं। अब हर गुफा से नीचे नदी तक जाने के लिए जितनी भी गुफाएं हैं उनसे नीचे नदी तक जाने के लिए क्या बनाई गई है? सीढ़ियाँ बनाई गई है। पहाड़ को ही काटकर सीढ़ियाँ भी ऐसे बनाई गई है। ठीक है, यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अब उसमें से जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य है। अब चैत्य क्या था वापस बताइए? पूजा स्थल। तो 5 तो क्या हो गए 29 में से? पूजा स्थल, मतलब चैत्य। ठीक है, और जो बाकी जो 24 गुफाएं बची वो क्या हो गई? विहार, मतलब भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान हो गई। ठीक है, तो कुल 29 गुफाएं हैं, 5 चैत्य है और 24 विहार है। ठीक है, चैत्य 5, विहार 24, चैत्य 5, विहार 24, कुल गुफाएं 29। याद रहेगा यहाँ तक। आगे 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। अब 490 ईस्वी के बाद क्या हुआ? अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया और ये कहाँ चले गए? एलोरा। कहाँ चले गए? एलोरा। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? वेल्लूर। ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। तो 490 ईस्वी के बाद क्या हुआ? अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया और ये लोग एलोरा चले गए, बौद्ध भिक्षु, और स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है? वेल्लूर। ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप।
चले आगे। अब अजंता में चित्र बनाने की विधि। अजंता में चित्र बनाने की विधि, ठीक है। चित्र बनाने की विधि कहाँ पे? अजंता। अजंता की दीवारों पर जो चित्र बनाया जाता था ना, वो कैसे बनाया जाता था? तो खड़िया, गोबर, बारीक बजरी। तो चित्र बनाने की विधि में खड़िया, गोबर, बारीक बजरी, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी के तेल को मिलाकर एक लेप बनाया जाता है और उसको दीवार पर प्लास्टर करते ना, उस तरह से कर दिया जाता था। और इसमें जो कलर का जो प्रयोग होता था, उस कलर को में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रख लेना ये लाल रंग का प्रयोग, और इसे नाम याद रख लेना क्या क्या चीज़ें काम में देती थी। खड़िया, गोबर, बारीक बजरी, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी के तेल, इनको मिलाकर लेप बनाया जाता था और उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। फ्रेस्को, भित्ति चित्र। अब फ्रेस्को क्या था? ये जब पूरा चित्र बन जाता था ना दीवार पर, इस चित्र को बन जाने के बाद पूरे चित्र को चिकने पत्थर से क्या करता था? घोटकर पालिश की जाती थी। मतलब जो चित्र बन जाता था, उस चित्र के ऊपर चिकने पत्थर को घोट के जाता, मतलब उसको बारीक पीस के उसको घोटा जाता था। उस घोट कर उसके ऊपर जो पालिश की जाती थी उसे बोला जाता था फ्रेस्को या भित्ति चित्र। इसके बाद चित्र के बाद जो जगह बचती थी उसे पुष्पीय अलंकरण व पशु पक्षी की आकृति से सजाते थे। मतलब चित्र बना दिया, चित्र के बाद जो खाली जगह बचती थी उसे फूल वगैरह बना देते थे, पशु पक्षी की आकृति ऐसे बना दी जाती थी। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप ये। ठीक है, चलते हैं आगे। पत्थर तराशकर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा की सभ्यता में मौजूद थी और मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनती थी। अब सबसे पहले पत्थर तराशकर मूर्तियां बनाने की कला, पत्थर तराशकर जो मूर्तियां बनाने की कला है वो कौन सी सभ्यता की है? हड़प्पा सभ्यता की। याद रखना आप, सभ्यता की सबसे वो महत्वपूर्ण बात क्या है? पत्थर तलाश कर मूर्तियां बनाने की जो कला है हड़प्पा सभ्यता की थी। और मूर्तियां कौन से पत्थर से बनाई जाती थी? बलुआ पत्थर से बनती थी। मूर्तियां कौन से बनती थी? बलुआ पत्थर से बनती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सारनाथ की लाट व महरौली का लौह स्तंभ उस समय की, सॉरी ये कला है, बला नहीं है, कला, कला, एक मिनट, बला की जगह क्या लिखोगे? कला। ठीक, सारनाथ की लाट और महरौली का जो लोह स्तंभ है उस समय की कला के उदाहरण है। कौन सी समय की? हड़प्पा की सभ्यता के समय की। हड़प्पा की सभ्यता का जो समय था उस समय की कला के उदाहरण क्या है? सारनाथ की लाट और महरौली का लौह स्तंभ उस समय की कला के उदाहरण है। कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का चित्र आप सबने देखा ही होगा, देखा है? तो चलो पढ़ते हैं। अशोक स्तंभ, इस पर शीर्ष पर चार सिंह दिखते हैं आपको? दिखते तो ऐसे तीन ही है, एक इधर इधर पीछे वाला हमको दिखाई देता। तो चार सिंह पीठ सटाए हैं जो चारों दिशा में मुंह किए हुए हैं और ये राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो अशोक स्तंभ है इसके शीर्ष पर चार सिंह, मतलब ऐसे बना हुआ है, नीचे तो गोला बना हुआ है नीचे, और इसके ऊपर ये ऐसे शेर बैठे हुए हैं, ऐसे ये पीठ जुड़ी हुई है। मैंने चित्र कैसे बताऊँ आपको, नहीं बता पा रही, इसमें लगाया नहीं इसलिए। तो शीर्ष पर चार सिंह पीठ सटाए हुए हैं जो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं और ये राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक है। ठीक है, याद रह जाएगा? रह जाएगा याद? आगे चलते हैं। डाक टिकट पर, और ये जो अशोक स्तंभ है ना, इसको 15 अगस्त 1947 को एक डाक टिकट जारी किया था। कब? 15 अगस्त 1947 को एक डाक टिकट जारी था। 1.5 रुपये का था वो, 1.5 आने का, रुपये का नहीं, सॉरी, 1.5 आना, 1.5 आने का एक डाक टिकट था। उसके ऊपर भी इस अशोक स्तंभ का चित्र लगा हुआ है। कब जारी किया था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है,
याद रहेगा। चलें आगे। अब आगे चलते हैं। नीले रंग का गोल चक्कर। अब नीचे जो है ना एक गोलाकार चौकी है, जो नीचे जो गोलाकार चौकी है ना उस पर उभारदार चक्र, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृति है। एक नीले रंग का ऐसे ही चक्र बना हुआ है, ठीक है। उभारदार चक्र, ऐसे 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 धारियाँ बन रही है, ठीक है। उभारदार चक्र है, उस चक्र के ऊपर क्या हुआ है, बैल बना हुआ है, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृति बनी हुई है। और इसके ऊपर कौन सी पॉलिश की गई है, ओपदार पॉलिश। कौन सी पॉलिश, ओपदार पॉलिश। सॉरी ये बने हुए हैं आकृतियाँ, और ओपदार मैं नीचे लिख देती हूँ, ओपदार पॉलिश, ठीक है। नोट कर लीजिए आप ये कि जो नीचे गोल चक्र बना हुआ है, मतलब ऊपर तो इस समय 4 सिंह बैठे हुए हैं, और एक डाक टिकट जारी किया था उस 15 अगस्त 1943 को, 1.5 आने का, उसके ऊपर भी ये अशोक स्तंभ का चित्र है। और अशोक स्तंभ जो है ना, नीचे एक उभारदार चक्र है, उस चक्र के ऊपर बैल, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृति बनी हुई है, और उसके ऊपर ओपदार पॉलिश की गई है, ठीक है। कर लिया होगा आपने, याद नोट भी कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये जो काल था ना, तभी और भी मूर्तियाँ बनाई गई। तो एक तो पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, पाटलिपुत्र में दीदारगंज के समीप, कहाँ पे, दीदारगंज के समीप एक चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, मतलब एक स्त्री खड़ी है और उसने चवर जानते हो, भगवान के आगे अपन हवा करते हैं, इस तरह से वो हवा करने जैसे रहते हैं, उसमें उनको रह जाता है चवर। तो पाटलिपुत्र में दीदारगंज में एक चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति मिली है। पटना वर्ग परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, और लोहानुपुर से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। लोहानुपुर से मानव धड़ की, पटना और परखम से यक्ष की, और पाटलिपुत्र दीदारगंज की चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति। उस समय ये स्वतंत्र मूर्तियाँ थी, ये स्वतंत्र बनाई गई, मतलब खुद ने स्पेशल किसी पर्सन ने बनाई, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। कर लिया। चलो आगे चलते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। 23-24 मिनट की वीडियो हो गई है, तो थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्या करना है आपको, लाइक, क्या करना है, शेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर करें। और शेयर तो करें ही क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो सबको कैसे पता चलेगा, तो शेयर करें। थैंक यू।